हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं मैथ बेसिक फंडामेंटल यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, पैट के एग्ज़ाम के लिए एज इट इज़ क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, और बेसिक है हमारे बाकी और एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपी या जीडी या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो उसके लिए बेसिक। ठीक है, शुरू करते हैं। कल हमने बार पद्धति, बार सिस्टम पढ़ा था। एक क्वेश्चन में कल वाले पिछली वाली क्लास को आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ और डायरेक्ट हम उसका आंसर लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा 1.03 और इसके ऊपर बार है। ठीक है, 1.03 इसके ऊपर बार है। इसको P/Q के रूप में लिखना है, को P/Q के रूप में हम डायरेक्ट लिखेंगे। कल हमने सीख लिया था कैसे लिखना है, और वो ये है हमारे पास जितनी संख्याओं के ऊपर बार है ना उतने 9 हम लिखेंगे। मैंने उतने ही 9 लिख दिए यहाँ पे, और बिना बार, और फिर उसके बाद जितनी संख्या दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, और दशमलव के बाद जितनी संख्या बिना बार के तो एक भी संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं, पूरी को एक संख्या मान ली हमने, और माइनस कर देंगे बिना बार की संख्या। और बिना बार की संख्या क्या है? 1, क्योंकि 0 और 3 के ऊपर तो बार है, बिना बार के 1 ही है। तो ये आ गया हमारे पास 102 और डिवाइड बाई 99 कैलकुलेट हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 से जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 33। तो इसका आंसर आया 34/33। ठीक है, 34/33 इसका आंसर आएगा। हमने डायरेक्ट ही बात कर ली। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बता देता हूँ। 1.03 के ऊपर बार, यानी कि ये लिखा, इसको P/Q के रूप में लिखो। तो अब हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब ये सब कैसे लिखा मैंने, ये हमने कल बात कर ही ली थी। एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमने कल बात की थी, वो ये था 0.037 के ऊपर बार, ये बार है, का घनमूल ज्ञात कीजिए। का घनमूल बताना आपको क्या हो। ठीक है, घनमूल बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सवाल है। घनमूल बताना यानी कि इसका क्यूब रूट, घनमूल का मतलब हो गया क्यूब रूट बताना है। 0.037 के ऊपर बार, 0.037 के ऊपर बार आपको इसका घनमूल बताना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। अब सबसे पहला काम तो मैं इसको P/Q के रूप में लिखूँ। भैया ऐसा तो घनमूल हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर 27 का पूछता तो मैं बता देता भैया 27 का घनमूल तो 3 होगा। ठीक है, 125 का पूछता तो 125 का भी बता देते हैं हम, घनमूल 5 हो जाएगा। लेकिन इसका तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, पहले मैं इसको P/Q के रूप में लिखूं। ठीक है, तो घनमूल और वर्गमूल वाले सवाल और प्लस वार सिस्टम दोनों को मिला के इसने एक सवाल बनाया हुआ। पहले मैं इसको P/Q के रूप में लिखता हूँ। दशमलव के बाद जितनी संख्या बिना बार के उतने 9, 3 संख्याएं बिना बार के 0, 3 और 7, बिना बार के तो 3, 9 लिख दिया। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, बिना बार की संख्या उतने 0, बिना बार की तो कोई संख्या ही नहीं है तो कोई 0 नहीं, पूरी एक संख्या मान ली हमने 037। मैंने बताया था पहले अगर तुम 0 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 37 ही है, माइनस बिना बार की संख्या, बिना बार की तो कुछ है ही नहीं 0, तो ये आ गया 37/999। अब जब 37/999 आया ना, तो अभी हमें इसका भी वर्गमूल नहीं पता, घनमूल नहीं पता, हमने 37 का तो कोई घनमूल नहीं पढ़ा। तो फिर एक बात और हमें दिख रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 37/999 को आप ऐसे लिख सकते हो 9 गुणा 111, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 111 गुणा 9 ही 999। जब इससे इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 1/27। अब 1/27 का घनमूल आराम से निकाल सकते हैं हम। तो अब मैं इसका अगर घनमूल निकालूं 1/27 का, तो 1 का तो 1 ही रहेगा और 27 का 3, 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3, और 1/3 को बार में हमने कल लिखना सीख लिया था, पहला क्लास का पहला क्वेश्चन यही था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। क्लियर हो गया इतनी बात? तो इसका आंसर आया हमारे पास 0.037 के ऊपर बार, और इसका घनमूल, और इसका आंसर आया 0.3 के ऊपर बार।
इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रखा होगा पहले, कभी बार सिस्टम नहीं आता होगा, बार पद्धति नहीं आती होगी, तो फिर वो मुश्किल में डाल देगा, ठीक है, नहीं कर पाओगे फिर सवाल को। अगर बार सिस्टम आता होगा तो फिर कर पाएंगे। बाकी कैलकुलेशन थी, उम्मीद करता हूँ इतना सवाल समझ आ गया होगा, ठीक है। कल से रिलेटेड, कल की वीडियो से रिलेटेड एक सवाल था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। पहले हमने बार में बनाया, कैसे बनाया देखना वीडियो को, पिछली वाली को रिपीट करके बार बार हटा देता हूँ। ठीक है, अगला हमारे पास कंसेप्ट है इसी में, समांतर श्रेणी। देखो नाम से ही पता लग रहा है समांतर, समांतर का मतलब हो गया समान अंतर होना चाहिए, ठीक है। दो लगातार पदों के बीच में अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। जो डिफरेंस होना चाहिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, जो डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार पदों के बीच में अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। दो लगातार पदों के बीच में अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 क्या है ये, समांतर श्रेणी है। दोनों दो लगातार पदों के बीच में अंतर 5 का, इसके भी 5 का, सबके 5 5 का, ठीक है। सब में किसी भी दो को ले लो तो अंतर समान ही होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। और ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 समांतर श्रेणी है। देखो इन दोनों के बीच में भी एक का अंतर, इनके भी ठीक है। और ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 समांतर श्रेणी है, इनके बीच में अंतर 2 2 का है, ठीक है। तो अंतर समान होना चाहिए, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ये समांतर श्रेणी हमने समझ ली। अब इसके हम जनरल बात कर लेते हैं, जनरल बात, ठीक है, जनरल फॉर्मूले इसकी बात करें तो मैं अगर जनरल श्रेणी लिखूं तो A प्रथम पद मैंने माना और D मान लिया मैंने सार्वंतर। D क्या है, सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब किन्हीं भी दो पदों को लोगे तो अंतर समान होना चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा इस इक्वेशन, इस समीकरण को, इस श्रेणी को। तो पहला A, पहला टर्म्स मैंने A मान लिया, तो दूसरा होगा A प्लस D, क्योंकि अंतर समान है। अब अंतर तभी तो समान होगा, देखो इन दोनों का अंतर D है, डिफरेंस D है, तो D तभी तो होगा जब इस वाले से ये D ज़्यादा होगा। अब इस वाले से अगला वाला D ज़्यादा है तो एक और D आ जाएगा, 1 + 2D, 1 + 3D अगला होगा 1, मतलब A + 4D, A 1 नहीं है, A है, A + 2D, A + 3D, A + 4D एंड सो ऑन आगे। अब मैं जनरल टर्म्स क्या लिखूं, बड़े ध्यान से समझ। तो मैंने पहला टर्म्स लिखा तो A, दूसरा टर्म्स है तो A + D और तीसरा तो A + 2D, ठीक है। तो मैंने तीसरा टर्म्स लिखा तो D के साथ 2 है, चौथा लिख रहा हूं तो D के साथ 3 है, पांचवा लिख रहा हूं तो D के साथ 4 है, एक कम है। तो मैं अगर एक जनरल टर्म्स लिखूं तो A तो आएगा ही, D भी आएगा, nवा पद लिख रहा हूं, n का मान कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं अगर nवा पद लिख रहा हूं तो D के साथ एक कम आएगा n से, तो n से जब एक कम आएगा तो ये n - 1 × D। तो ये एक जनरल टर्म्स हो गया, सामान्य पद हो गया, समांतर श्रेणी का सामान्य पद, जनरल टर्म्स अगर मैं लिखूं और इसको बोलेंगे Tn, मैं इसको बोल रहा हूँ nवा पद, Tn मतलब nवा पद, और इसको हम लिखेंगे A + n - 1 × D। 2-4 बार देखना इस वीडियो को बहुत ध्यान से। Tn बराबर A + n - 1 × D। अब मैं इसकी जगह कुछ भी रख सकता हूँ, मान लो मुझे पहला ही टर्म्स चाहिए तो n का मान 1 रखूंगा, 1 - 1 0, 0 की D में गुणा करोगे तो 0, तो 1 आ गया, A आ गया पहला पद। मान लो मुझे पांचवा पद चाहिए तो मैं n की जगह 5 रखूंगा, 5 में से 1 गया 4, तो A + 4D, पांचवा पद A + 4D। मान लो मुझे 10वां पद चाहिए, 10वां, तो मैं n की जगह 10 रखूंगा। तो मान लो मुझे 10वां पद चाहिए, T10 चाहिए, तो A + n की जगह मैं 10 रखूंगा, 10 में से 1 गया 9, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A + 9D।
क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये जनरल टर्म्स में जो भी हमें चाहिए होगा तो हम इसमें रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब मैं इधर हो जाता हूँ तो हटा देता हूँ इसको। चलो आगे देखते हैं। तो हमने जनरल टर्म्स लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn क्या है? Tn की अगर हम बात करें तो ये है nवा पद, nवा पद। a क्या है? a है प्रथम पद और d क्या है? सार्वधातर, ठीक है। और n क्या है? पदों की संख्या। क्लियर हो गई इतनी बात। जितने जो भी पदों की संख्या है, मान लो मुझे 10वां पद चाहिए तो पदों की संख्या n का मान कितना हो गया? 10। 20वां चाहिए तो n का मान कितना हो गया? 20। तो मैं यहाँ पे रखूंगा n की जगह 20, तो t 20 बराबर a प्लस n की जगह 20, 20 में से एक गया 19t, ये लिखा जाएगा। क्लियर इतनी बात होगी। अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं। n क्या है? पदों की संख्या। कितने पद है? टर्म्स कितने? tn क्या है? nवा पद। nवा पद मतलब उस श्रेणी का लास्ट पद, जो भी लास्ट पद होगा, अंतिम पद। तो tn अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो जरा ध्यान से देखना, ये प्रथम पद है, इधर आएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tn माइनस a बराबर n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं हम। d इधर गुणा में भाग में आ जाएगा तो tn माइनस a डिवाइड बाई डी बराबर n माइनस 1 आ जाएगा। ये -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर tn माइनस a डिवाइड बाई डी और प्लस 1, ये हो गया। अगर मैं इसको लिखूं n पदों की संख्या, अगर मुझे पदों की संख्या निकालनी है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, तो मैं इसको लिखूंगा tn का मतलब हो गया अंतिम पद, जो भी अंतिम पद होगा, अंतिम पद माइनस a क्या है? a है प्रथम पद और डिवाइड बाई डी क्या है? सार्वधातर, और साथ में आ जाएगा प्लस का 1। तो ये आ गया। हमें अगर पदों की संख्या निकालनी है तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सार्वधातर प्लस 1। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरल पद होगा, समांतर सामान्य पद होगा, ठीक है। जनरल टर्म्स की अगर हम बात करें तो अब और क्या बात यहाँ पे हमें समझनी है वो ये है, पदों का योग। ठीक है, योग कैसे निकालते हैं हम? समांतर श्रेणी के पदों का योग। योग मतलब सम, SN लिख रहा हूं मैं। SN का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योग, SN। तो SN बराबर होता है, अगर मैं लिखूं तो SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब और आगे अगर SN बराबर n/2, 2a को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस a, ऐसे 2a को लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये tn होता है। तो SN बराबर होता है n/2 a प्लस tn। तो SN बराबर होता है n/2, n मतलब पदों की संख्या, a मतलब प्रथम पद और tn मतलब अंतिम पद। ठीक है, तो SN बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जरा यहाँ पे एक बात और हम समझते हैं क्या। देखो औसत होता है, औसत, एवरेज, जो हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट करेंगे फिर वहां पे सवाल। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग अगर मैं करूं तो औसत गुणा कुल संख्या आ गया।
तो कुल योग बराबर हो गया औसत गुणा कुल संख्या। ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गई। कुल योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या। चलो यहाँ आ जाते हैं। Sn बराबर, n क्या है? कुल संख्या है, जितनी भी संख्या है उसमें। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n गुणा प्रथम पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। एक ही बात तो है, 2 को मैंने इन दोनों के नीचे लिख दिया। ठीक है, तो Sn बराबर n इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। Sn मतलब कुल योग, n क्या है? कुल संख्या। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये तो हो गया कुल योग, ठीक है जी, बात हो गई। कुल संख्या, ये आ गई कुल संख्या। तो फिर जो औसत है, फिर औसत ये निकल के आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ औसत बराबर होता है, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2। तो अब ये बात जरा बड़े ध्यान से समझ लेना। औसत समांतर श्रेणी में, ये हम बात समांतर श्रेणी कर रहे हैं। समांतर श्रेणी में अगर मुझे एवरेज निकालना है और मुझे पहला पद पता है उस समांतर श्रेणी का और मुझे आखिरी पद पता है, अंतिम पद पता है और मुझे उसका एवरेज बताना है, तो मैं पहले को और आखिर वाले को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो समांतर श्रेणी के केस में अगर मुझे एवरेज निकालना है तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एवरेज अगर मुझे चाहिए, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स और डिवाइड बाई 2। अगर मुझे एवरेज चाहिए तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के केस में अगर मुझे एवरेज चाहिए तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो पदों का योग क्या होगा? अब मैं जल्दी से एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। समांतर श्रेणी के केस में जनरल टर्म्स की अगर हम बात करें समांतर श्रेणी का, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। पदों की संख्या अगर निकालनी है मुझे तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सार्वधातुक जो d होता है और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पदों का योग Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसको हमने और रीअरेंज किया था तो वो होता है Sn बराबर n बाई 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और उसको हमने और रीअरेंज किया है तो Sn बराबर होता है n गुणा एवरेज औसत। तो यहाँ से औसत मिलता है। समांतर श्रेणी के केस में औसत हमें क्या मिलेगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गई? एवरेज पार्ट। ठीक है, अब ये सवाल भैया कहाँ यूज हो रहा है? हमने देखा होगा पेट के एग्जाम में भी, तुम्हारे सिलेबस में औसत चैप्टर है, यूपी टेट के एग्जाम में औसत चैप्टर है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे समांतर श्रेणी के केस में अगर मुझे एवरेज चाहिए होगा तो प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2। उससे पहले लेकिन पता तो होना चाहिए समांतर श्रेणी के बारे में क्या होता है। तो समांतर श्रेणी होती है जिनके दो पदों के बीच में कोई से भी दो पद उठा लो, लगातार होने चाहिए, अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये औसत लिखा हुआ था, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, इतना लिख सकते हो। चलो भैया देख लेते हैं, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा था सारी चीजें। क्वेश्चन ये है हमारे पास, पहला ही सवाल ये है 5, 10, 15, 20 का 10वां पद बताना। 10वां पद बताना क्या होगा? 5, 10, 15, 20 का 10वां पद बताना कितना होगा। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू पता है, n का मान कितना हो गया? 10। 10वां पूछा था, n के मान 10। Tn बताना हमें, Tn मतलब T10 बताना। तो T10 बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं लगाऊंगा यहाँ पे जल्दी से। a मतलब हो गया प्रथम पद, और प्रथम पद यहाँ पे अगर हम बात करें a की तो a का मान कितना है? 5, प्रथम पद 5 है। अब बात करते हैं हम d की। d मतलब सार्वधातुक, सार्वधातुक कितना है? 10 में से 5 गया, तो अगर मैं d की बात करूँ तो d भी 5 ही है। ठीक है, यहाँ जल्दी से रख देते हैं। T10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 का मतलब 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू डी। डी की वैल्यू 5, 9 पंजे 45 और 5 कितना आ गया? 50। तो T10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 50। इसी तरह से मैं T20 निकालता हूँ। T20 हो गया T20 मतलब हो गया a की वैल्यू 5। अगर मान लो 20वां पद पूछता तो T20 बराबर
a बराबर 5 मैंने यहाँ पे रख दिया प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 करोगे तो 19, ये हो गया 19 गुणा और d की वैल्यू 5, 19 पंजे 95। अब देखना जरा भैया, पहले इसमें 5 की गुणा करेंगे, कभी पता लगा कि 19 में 5 जोड़ दिया और फिर 5 की गुणा कर रहे हैं, है ना। बॉर्डमास नियम याद रखना, बी और डी MAS, बी मतलब पहले ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ मतलब का भी नहीं है तो डिवाइड मतलब भाग भी नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा भी नहीं है, गुणा के बाद फिर एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई सा भी लिख लो, ठीक है। पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ घटाने में से कोई सा ही पहले कर लो। तो देखो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, गुणा है, तो पहले गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95 और फिर 5 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। क्लियर, इतनी बात हो गई। तो 19 पंजे 95 प्लस 5 और तब 100 करेंगे। 9 पंजे 45, पहले गुणा करेंगे उसके बाद 5। बॉर्डमास नियम के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे मैं हटा देता हूँ इसको। ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, चलो एक और ले लेते हैं। 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। इसका मुझे बताना है 21वां पद। ये समांतर श्रेणी है, हमें पता लग गया। कैसे पता लगा? देखो 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4 और 14 में से 10 गया, तो ये भी 4 हो गया, यानी कि समांतर 4 मिल गया मुझे। अब यहाँ पे जल्दी से मैं देख लेता हूँ। a का मान 2 हो गया और d का मान 4 हो गया और n का मान मुझे निकालना है 21। n का मान 21वां पद निकालना है। तो tn बराबर हमें यानी कि t 21 बताना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 21 माइनस 1 करोगे तो 20 इंटू डी की वैल्यू 4। 20 चौका 80 और 2 82 हो गया, इसका आंसर 82। आसानी है, यहाँ पर रख सकते हो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो जी आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आगे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, हमें बिल्कुल सब कुछ पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा यही है 2, 6 और 10, 14 और एंड सॉन आगे तक चल रहा है इसी तरह से। बयासी 82। अब जरा देखना, ये 82 जो लास्ट टर्म है, अंतिम पद है 82 इस समांतर श्रेणी का। हमें कैसे पता लगा ये समांतर श्रेणी है? क्वेश्चन ये है, 2 श्रेणी, समांतर नहीं बोली उसने, केवल श्रेणी बोली। ये हमें अपने आप से सोचना है कि समांतर है। श्रेणी 2, 6, 10, 14 और 82 एंड सोन कहाँ तक जा रही है? 82 तक जा रही है। में पदों की संख्या बतानी, कितने पद हैं? में पदों की संख्या। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। इस सीरीज में हमें पदों की संख्या बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। अब ये श्रेणी दे रखी है, अभी बोल नहीं रखा कि कैसी श्रेणी, ये हमें अपने आप से सोचना है। ये समांतर श्रेणी कैसे हमें पता लगा? 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 14 में से 10 गया तो भी 4 मिल रहा है। इसका मतलब सार्वधातुक हमें 4 मिल रहा है। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 2 और d की वैल्यू मिल गई यहाँ से 4। ए मतलब प्रथम पद और हमें लास्ट टर्म 82 हुआ नहीं पूछा, 82 खुद अंतिम पद है। तो 82 जो है वो tn है। tn कितना है? 82 है, यानी कि अंतिम पद लास्ट टर्म जो है इस श्रेणी का 82 है और तुम्हें n का मान निकालना है कितना होगा। हमने बात की थी पदों की संख्या अगर निकालनी हो तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सार्वधातुक प्लस 1 होता है, ठीक है। अंतिम पद कितना है? n का मान अगर निकालना है तो 82 माइनस 2 करोगे बटे सार्वधातुक कितना है? 4 और प्लस 1, ये पदों की संख्या निकलेगी। 82 में से 2 गया तो 80 बटे 4 और प्लस उसके बाद 1, तो 80 से जाएगा 20 बार और 1 ये हो गया 21। यानी कि इस श्रेणी में जो ये 82वां पद है, 82 जो है ये 21वां पद है। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो श्रेणी बनी है ये, इसमें कितने टर्म्स हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 21। 21 इसमें कुल पदों की संख्या है। क्लियर होगी इतनी बात? इतनी बात समझ आ गई भाई? चलो जी आगे देख लेते हैं। हटा दो यहाँ पे। ये तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक तो nवा पद निकालना कैसे निकालते हैं और एक हमने पदों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं वो हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग।
योग के ऊपर बात। क्वेश्चन ये है हमारे पास 5, 10, 15 और एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास है 150, ठीक है, 150, 150, ठीक है। इस श्रेणी का योग बताना, हमें योग कितना होगा। 150 की जगह 100 कर लो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 100 योग बताना मुझे कितना होगा। 5, 10, 15 एंड सो ऑन 100 योग बताना कितना होगा। एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। देखो योग निकालने के लिए हमें क्या पता है, हमें प्रथम पद पता है a, हमें सारवांतर d पता है 5, कैसे निकला 10 में से 5 गया, और हमें अंतिम पद पता है tn और इसकी वैल्यू है 100। a की वैल्यू 5, d की वैल्यू भी 5 और tn यानी कि अंतिम पद जो लास्ट टर्म्स है वो हमें 100 मिला हुआ है। कैसे हम निकालेंगे, तो फिर योग निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये पढ़ा था, एक था n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्लियर हो गई, ये दो हमने बात पढ़ी थी। कुल मिला के चाहे इसको देख लो या इसको देख लो, हमें n का मान चाहिए। n मतलब क्या है, पदों की संख्या। तो पहला हमें ये चाहिए भाई इसमें पद है कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू कितनी है वो हमने अभी सीखी पिछले सवाल में। 100 अंतिम माइनस प्रथम यानी कि 100 माइनस 5 95 हो गया, और डिवाइड बाई सारवांतर 5 है तो 95/5 मतलब 19 आ गया, और प्लस 1 करना है तो ये आ गया 20। समझ नहीं आया, देख लो दोबारा से देख लेते हैं। अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सारवांतर, पिछले फॉर्मूला हमने लिखा, और प्लस 1। 100 में से 5 गया 95/5 और प्लस 1, 5 से 95 19 बार जाएगा, 19 और 1 कितना हो गया 20। तो n की वैल्यू 20 आ गई। जैसे ही n की वैल्यू 20 आ गई तो इस वाले में रखेंगे कि इसमें रखेंगे, भैया इसमें तो लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी, तो यहाँ पे रख लेते हैं। n का मान 20 आ गया, 20/2 और प्रथम पद 5 और प्लस अंतिम पद 100 आ गया। तो ये 2 से जाएगा 20 10 बार, तो ये आ गया 105 और गुणा 10, और 105 गुणा 10 का मतलब हो गया 1050। तो इसमें पदों की योग जो आया, इस श्रेणी का जो पदों का योग आया वो कितना आया, 1050। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे चलते, हटा दो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है 10, 20, 30 एंड सो ऑन 50वां पद। ये देखना जरा ध्यान से, ये 50 नहीं है, 50वां पद है। अब मुझे योग बताना है इसका। अब मुझे योग बताना है। योग के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 प्रथम प्लस अंतिम पद। क्लियर, यानी कि मुझे n का मान तो चाहिए। n का मान तो यहाँ दे रखा भैया इस बार उसने, n का मान 50, क्योंकि 50वें पद तक जा रही है वो श्रेणी जो जा रही है, ये श्रेणी 50वें पद तक जा रही है, तो n का मान तो 50 दिखाई दे गया। प्रथम पद भी पता हमें 10 है और सारवांतर भी पता हमें 20 है। बस लगा देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यहाँ पे लगा देते हैं। Sn बराबर n की वैल्यू कितनी हो गई 50/2, 2a की वैल्यू 10 और 2 की गुणा करोगे तो 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया 49, और इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डी की वैल्यू भैया 10 है यार, ये 20 पता नहीं कैसे लिख दिया, डी की वैल्यू 10 है तो 49 गुणा 10 आ गई। क्लियर हो गई इतनी बात। कैलकुलेट करते हैं 50/2, 49 की और 10 की अगर मैं गुणा करूं, 49 की और 10 की तो 490 और 20 ये है तो कितना आ गया 490 और 20 510 ये आ गया। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2 से जाएगा ये 25 बार, 25 ही का ना 25 का 5 2 और 25 पंजे 125 और 2 127, और फिर ये मैंने एक जीरो और लगा दिया लास्ट वाला। ये कैलकुलेशन है 25 की और 510 की कैलकुलेशन करोगे, गुणा करोगे तो 12,750। 25 ही करना 25 का 5 2 और 25 पंजे 125 और 2 127 और जीरो ये आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, समझ आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं।
तो n का मान 50। अब मैंने यहाँ पे Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अंतिम पद हमें नहीं पता, अंतिम पद निकालना पड़ेगा। तो अंतिम पद जो हम अलग से निकालेंगे तो वो यहीं से तो निकल जाएगा, a + n-1 × d, यहीं से अंतिम पद निकल जाएगा। तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर अंतिम पद ना दे रखा हो तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अंतिम पद निकालने में, ठीक है। हमें जो जो चीज़ें चाहिए, हमें ये वाली दो चीज़ें, तीन चीज़ें पता थी और तीनों इसमें लग रही हैं, सीधा आंसर लगाती है। हाँ, अगर अंतिम पद पता है तो फिर तो हम वही लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद /2 × n। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास 5, 10, 15, अगला क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट, और एंड सो ऑन 150। ठीक है, ये 150 लास्ट पद है, अंतिम पद है। एवरेज बताना, औसत, एवरेज यानी कि औसत बताना कितना होगा। भैया समांतर श्रेणी है, पढ़ा भी पीछे, समांतर श्रेणी में जो औसत होता है वो क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद /2, बस खत्म हो गई बात। तो 5 + 150 और /2, 155/2, तो ये जाएगा 2 × 7 = 14 और फिर से जाएगा और 0.5, तो 77.5 इसका एवरेज आ गया। तो समांतर श्रेणी के केस में औसत अगर हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद /2। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, आसान से ही क्वेश्चन है, इसमें तो समझने का कुछ था नहीं, हटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन अगला हमारे पास ये है, सवाल ये है हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते हैं सवाल का। ठीक है, ये CGL तक के प्री के क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसने कह रखा है समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग अंतिम समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग श्रेणी के, मतलब इसी श्रेणी के प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग श्रेणी के प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग बताना कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 2016 CGL प्री के का क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, समझना जरा ध्यान से। समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग श्रेणी के प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है, ये दे रखा उसने। तो मैं ये कह सकता हूँ S11 = S19, S मतलब 11 सम और 11 मतलब 11 पदों का योग बराबर है 19 पदों के योग के। तो हमें बताना क्या है, S30 बताना है, 30 पदों का योग बताना है। तो S30 मतलब हो गया, S30 बराबर हो गया n/2 यानी कि 30/2, 30/2 2a + n-1 यानी कि 29, n मतलब 30 - 1 यानी कि 29d, इसका मान बताना हमें, ये तो बताना है। S30 बराबर n/2 2a + n-1 × d यानी कि 29 × d। क्लियर हो गई, ये बताना हमें। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d और n का मान 30। तो S30 बराबर n/2 यानी कि 30/2 2a + n-1 यानी कि 30 - 1 × d यानी कि 29 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे देख लेते हैं। पहले इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती, S11 लिखा जाएगा 11/2, ये लिखा जाएगा 11/2 n/2 2a + n-1 × d यानी कि 10d। समांतर श्रेणी वही है तो प्रथम पद भी वही होगा और सार्वांतर भी वही होगा। S19 की अगर हम बात करें तो 19/2 2a + 18d। क्लियर हो गई इतनी बात है ना, समझ आ गई होगी यहाँ तक।
अब देखो जरा यहाँ से, तो S11 बराबर S19 हो गया, 11/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 10d बराबर 19/2 2a प्लस 18d, इतना हो गया। 2 से तो 2 जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो हम 11 दूनी 22a हो गया ये वाला, और 11 धाई 110d हो गया ये वाला। 19 दूनी 38 तो ये हो गया 38a, और प्लस 19 की और 18 की गुणा करेंगे हम तो ये 324 और 10 334 और 8 42 342d आएगा। ठीक है, 19 की 18 की गुणा करेंगे तो हम 342 आएगा। ठीक है, कैसे हमने निकाला है, 19 को मैंने 18 मान लिया, तो 18 का वर्ग 324 होता है, और एक बार 18 की गुणा और करनी है क्योंकि 19 बार 18 की गुणा करनी है। ठीक है, चलो ये उधर जाएगा, 22 से उधर जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 16a, तो 16a बचा। 110 उधर जाएगा, जब 110 उधर जाएगा, ठीक है, 342 में से 110 जाएगा तो ये बचेगा 232d बराबर 0 हो जाएगा। 22 उधर जाएगा तो 16, 110 उधर जाएगा तो 232 और d इधर की तरफ 0। ठीक है, अब और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो 8 से भाग चला जाएगा, ये 8 से कैसे भाग जाएगा देखते हैं। 8 से जैसे मैं इसको भाग करूंगा, 8 से कॉमन निकल जाएगा ना 8 इसमें, 8 जैसे कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस 8 दूनी 16, 7 बचा, और 8 9 72, 29d बचा बराबर 0। 8 उधर चला जाएगा तो 2a प्लस 29d बराबर 0 मिल गया हमें। बस यही हमें निकालना था, 2a प्लस 29d बराबर 0, इसकी वैल्यू निकालनी थी क्योंकि हमें S30 चाहिए था। अब जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे 30/2 गुणा, और इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली 0, तो पूरा ही 0 हो गया, तो S30 कितना आ गया 0। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था समांतर श्रेणी का। अब देखना टॉपिक क्या है, कुछ भी दे रखा हो, है ना, सिलेबस में कुछ भी दे रखा हो, मैथ अगर लिख रखा है उसने तो ये नहीं पता कि वो कहाँ से क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसलिए बार बार सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ते रहना, बार बार पढ़ना, 2-4 बार पढ़ना। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाना आराम से। बाकी वीडियो तो तुम पूरे दिन भर देखते ही हो, थोड़ी बहुत पढ़ाई की देख लेना, सीरियस होकर थोड़ा सा 1 घंटा तो सीरियस होकर हम पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें तो हंसी मजाक नहीं चाहिए, है ना। हंसी मजाक वाली वीडियो हमने बहुत ज़्यादा बना रखी है, पढ़ते हुए भी हंसी मजाक चल रही है ना, तो उसमें हमारा पूरा ध्यान कंसंट्रेट नहीं हो पाता। उसमें तुम हंस लेते हो, मज़े कर लेते हो, लेकिन इतना ज़्यादा सीख नहीं पाते हो कुछ देर के बाद, क्योंकि माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता हमारी उन बातों पे। ठीक है, जो बातें हम दूसरे की सुन रहे होते हैं तो उस टाइम हम उसकी बातों में हंस रहे होते हैं, तो हमारा माइंड कंसंट्रेट पढ़ाई पे नहीं हो पाता, तो वो पढ़ाई वाली बात दिमाग से निकल जाती है। तो पढ़ाई करने के लिए सीरियस होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर IAS वाले तो फिर खूब हंसी मजाक वाली वीडियो दे देकर IAS बने, है ना। तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, पढ़ने के लिए हमें सीरियस वीडियो चाहिए होती है, हंसी मजाक वाली नहीं। ठीक है, हंसी मजाक के लिए आप कोई भी कॉमेडी शो खोल के बैठ जाओ, खूब हंसो, 20 घंटे हंसो, ठीक है, बाकी के 4 घंटे पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो बार बार देखना इन सब वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को, और सीखते रहना, खुश रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।